नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब तक इस हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जो इस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अहमदाबाद पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को क्रैश हुए अब करीब 30 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पा रही है। इस दर्दनाक विमान हादसे को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उड़ान भरते ही एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर कैसे क्रैश हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन एरर हुई जो इतने भयानक हादसे की वजह बन गई। हादसा अचानक आई किसी बड़ी तकनीकी खामी की वजह से हुआ या फिर किसी बड़ी चूक की वजह से। क्या इस विमान हादसे को टाला जा सकता था? क्या ब्लैक बॉक्स खोलेगा प्लेन क्रैश के राज? आज इन्हीं अहम सवालों के साथ ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी बेटी थी कोमी व्यास और उसके हस्बैंड थे डॉक्टर प्रतीक जोशी, और एक मीराया उनकी बच्ची थी और 2 जुड़वे लड़के हुए थे, नकुल और प्रद्युत। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया। वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। वहाँ प्लेन क्रैश हुआ ना, वहीं पे मेरी मम्मी खाना बना रही थी डॉक्टरों का। क्या नाम है मम्मी का आपकी? सरलाबेन ठाकुर। वो अकेली थी और कुछ साथ? और नहीं, मेरी छोटी भतीजी थी 2 साल की सर। जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेश है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मेरी बहन थी तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था, और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। गंभीर मामला है। हमारे साथ आज बेहद गंभीर पैनलिस्ट भी हैं हमेशा की तरह। प्रशांत रायकवार हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। ओपी तिवारी रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रू हमारे साथ हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। संगीत रागी जी हमारे साथ रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कल्याण चौधरी एविएशन एक्सपर्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल कृष्ण मित्रू जी आपसे मैं लेना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि कॉन्फ़िगरेशन एरर की बात हो रही है। कल जब हम डिबेट में थे तो सैबोटाज की भी बात हुई थी। सवाल यह है कि 30 घंटे से ज्यादा इस हादसे को बीत चुके हैं। गृह मंत्री मौके का मुआयना कराए, प्रधानमंत्री पहुंच गए, लेकिन अब तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब तक आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है सर? 30 घंटे के एनालिसिस के बाद आप क्या किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? सर नतीजा कुछ नहीं आ सकता। अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, अंदाज़ा लगा रहे हैं सब के सब। लेकिन ये हादसा इतना रहस्यपूर्ण, मैं ये कहूँगा इतना रहस्यपूर्ण है कि अभी किसी के लिए भी कुछ स्पेसिफिकली कहना बहुत मुश्किल है, जब तक के डीवीआर एनालिसिस नहीं हो जाता और जब तक के टोटल फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती।
ये जहाँ तक के आया है, 2-3 कंट्रोवर्सीज आई हैं बीच में कि एक तो पोजीशन ऑफ फ्लैप्स एंड स्लैट्स जी, वो क्या थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लैप्स जो स्लैट्स उठे हुए थे जी, और जो फ्लैप्स थे वो 5 डिग्री विंग्स के ऊपर जो फ्लैप्स होते हैं ऊपर होते हैं सामने जी, और स्लैट्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं पीछे। जो फ्लैप्स थे वो 5 डिग्रीज पे थे। सबसे बड़ी बात आ रही है कि अंडर कैरेज क्यों नीचे था। उसका जहाँ तक मेरा अंदाज़ा लगा है मैं बताऊंगा आगे, लेकिन बात यह है कि बर्ड हिट इज रूल्ड आउट, इज नॉट पॉसिबल। पक्षी नहीं टकराया, पक्षी नहीं टकराया, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पक्षी गए हैं तो दोनों इंजन में गए हैं। दोनों इंजन 40-42 फुट 45 फुट दूर है एक दूसरे से। इतना बड़ा पक्षियों का झुंड वहां पे नहीं था। ठीक, अगर था भी तो एक आधा था, उससे एक इंजन जा सकता था, दूसरा तो सर्वाइव था ना। पक्षियों की बात आ गई। अब फिर पावर थ्रस्ट जो लॉस हुआ है वो कैसे हुआ है, और वो भी अंदाजे से, मेरे अंदाजे से कोई 200 फुट के आसपास हुआ है। हम कहते हैं कि 600 फुट तक जहाज गया है। 600 फुट का अंदाज़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें, रनवे एलिवेशन जो है वो 179 फुट है, 189, और 200 फुट लगा लीजिए उसको रफली। और ये अगर जहाज़ 675 फुट तक गया है तो तकरीबन 400 फुट क्लाइंब किया है। वो 400 फुट नहीं है, मेरे ख्याल से तो इमरजेंसी जो हुई है वो 150-200 फुट पे हुई है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन टाइम आता है, पायलट्स रिएक्शन टाइम आता है। जब तक वो रियलाइज करे कि ये कुछ हो गया, जहाज तो क्लाइंब कर रहा है, कुछ इनर्शिया भी ले जाता है उसको थोड़ा ऊपर। सो 200-225 फुट के आसपास टोटल लॉस हुआ है। और जब उसने अनाउंस किया है कि पावर लॉस, ठीक है, उसके बाद डिसेंट शुरू हुआ है। कृष्ण मित्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी जी, फिर आखिर क्या वजह रही होगी? कई सारी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है फ्यूल में मिलावट हो सकती है, कहा जा रहा है पायलट की गलती हो सकती है। क्या उम्मीद करते हैं आप, जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो राज पता चलेगा? मेडे से ज़्यादा पायलट कुछ नहीं कह पाया, फिर ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ मिलने की उम्मीद है? देखिए, इस सिचुएशन जैसा हुआ है, जैसा मित्रू सर बता रहे थे कि पहले हम लोग जो जहाँ स्टडी कर रहे थे, लग रहा था कि एक इंजन जो फेल हुआ है रिगार्डिंग क्रिटिकल स्पीड होती है कि V1, VR एंड V2, तो समवेयर अराउंड V1 जहाँ पर डिसीजन पायलट लेता है कि हम टेक ऑफ करें या अबॉर्ट करें। लेकिन अहमदाबाद सिचुएशन रनवे लेंथ ऐसा है कि वहाँ पर अबॉर्ट नहीं कर सकता, दिस विल बी मोर फैटल। तो हो सकता है पायलट ने करेक्ट डिसीजन लिया हुआ है। यहाँ पर इसमें पायलट को डिसीजन अगर लिया है, अगर सेफ हो गया तो कहते हैं गुड डिसीजन। V1 में एक थोड़ा प्रेडिकामेंट है, इसमें ले आना कोशिश करूंगा। V1 इज अ स्प्लिट, वहाँ टू डिसाइड टू अबॉर्ट और टू कंटिन्यू। अगर अबॉर्ट कर दिया और अगर सेफ हो गया तो इज गुड डिसीजन, अगर अबॉर्ट नहीं किया और एबोन हो गए तो गलत डिसीजन। तो ये एक पायलट एरर जो हमेशा एक पायलट के अनफेवर में ये हमेशा डिसीजन लाया था। जो भी इंक्वायरी होगी ये पॉइंट अवश्य लाएगी कि ये डिसीजन हो सकता था गलत हो। देखिए, एक इंजन तो डेफिनेटली फेल हुआ उसी स्टेज पर। तो हो सकता है V2 स्पीड है, जो V2+10 यू गेट द बेस्ट क्लाइंब, and initial stage climbing is about 300 per feet per minute, so that he probably has reached 4.5. अब जब उसने मेडे कॉल कर दिया है, मेडे कॉल कर दिया, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रहे हैं। नाउ अगर सेकेंड फेलियर उस स्टेज पर हुआ है, नाउ देयर इज नो टाइम फॉर हिम टू रिएक्ट। इट इज बेसिकली ही इज इंटरेक्टिंग विद हिज को-पायलट और फर्स्ट ऑफिसर कि क्या करना है, कैसे करना है। अब सेकंड पावर फेल हो गया, दिस इज मोस्ट प्रेडिकामेंट। अब क्यों फेल हुआ है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला वाला तो मान सके टेक्निकल है। अब दोनों में अगर टेक्निकल की चांसेस तो 1 in million है। ये तो आज तक कभी हुआ नहीं है, हुए हैं लेकिन इस एयरक्राफ्ट में जो 2011 से मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर आया है ड्रीमलाइनर, अभी तक नहीं हुए थे। तो लेकिन हो सकता है, कल हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है इंजन फेलियर। सेकंड, मित्रू सर जैसा बता रहे थे कि बर्ड हिट का चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि अहमदाबाद में काफ़ी बर्ड्स घूमती रहती हैं, लेकिन बर्ड स्ट्राइक से इंजन फेल होने के लिए नंबर ऑफ बर्ड्स है टू गेट इनसाइड। एक बर्ड के अंदर घुसने से कुछ नहीं होगा, बड़ी 4-5 बर्ड जाएंगी, जब तक इंजन के फिन्स डैमेज होंगे तब तक इंजन बंद नहीं होगा। ये सेकंड ऑप्शन है। तीसरा, आई एम नॉट बी वेरी करेक्ट, आई एम इज वेरी कि व्हाट हैपन कि जैसे एक इंजन फेल हो जाता है तो एक इंजन बंद करना पड़ता है।
मैं काफ़ी पायलट से डिस्कस कर रहा था, तो हो सकता है कि पैनिक में, मैं रूल आउट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहना भी नहीं चाहता, ऐसा हुआ भी ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी जो होती है कि दूसरा इंजन का बटन दबा दिया। दिस इज सेकंड ऑप्शन अवेलेबल। तीसरा जो है, अब जैसे सबोटाज की जैसे बात की रही है, तो इसको भी रूल आउट किया नहीं जा सकता, बिकॉज अगर सब कुछ ठीक है, चले जा रहे हैं, तो इस तरह के फ्यूल कंटिन्यूएशन, फ्यूल लाइन में कुछ डैमेज करना और क्या करना, ये तो इंक्वायरी के बाद आएगा। लेकिन जिस तरीके जब सीवीआर और एफडीआर को पूरे तरीके से हम डिकोड कर पाएंगे, जब डिकोड हो जाएगा तभी आएगा, लेकिन ये समय लगेगा। लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा डैमेज ऐसा मतलब कभी भी नहीं हुआ। अब भले भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी हो, जहां पर इतने लोग मारे गए और जमीन पर कितने लोग मारे गए उसका नंबर का तो अभी अंदाजा अभी है ही नहीं, कि कई लोग तो सड़क पर गिरे होंगे, बड़े होंगे, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो 250 से 300 फिगर आ रही है, इट मे नॉट बी करेक्ट। तो ये जो है बहुत खतरनाक हुआ है। अब ये ड्रीम लाइनर जो है, ये कहते हैं ड्रीम लाइनर इज ए सेफ एयरक्राफ्ट, बट इस एयरक्राफ्ट के में भी प्रॉब्लम रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम है, इंजन्स में भी प्रॉब्लम हुए हैं, इंजन्स में भी प्रॉब्लम, इंजन्स में भी प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इन दोज केसेस दो प्रॉब्लम्स हैव बीन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अगर इंजन में प्रॉब्लम हुई है, इस बार एयर में है, तो अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ओपी तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एविएशन एक्सपर्ट कल्याण चौधरी भी हमारे साथ हैं। कल्याण चौधरी जी, आपका आकलन क्या कहता है? जहाज दिल्ली में चेक हुआ, उसकी सेहत ठीक थी, फिर वो दिल्ली से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से इंटरनेशनल फ्लाइट था, इंटरनेशनल फ्लाइट की और सघन चेकिंग होती है, जहाज में कहीं कोई कमी नहीं पाई गई, पूरी तरह से जहाज थम्स अप ओके कर दिया गया। उसके बाद आखिर ऐसा क्या एरर आ गया जो टेक ऑफ करने के बाद वो 1 मिनट भी हवा में नहीं रह पाया? जी नमस्ते। पहले तो इस बहुत ही दुखद दुर्घटना में मृत सभी यात्री एवं ग्राउंड का जो आदमी थे, उसका परिवार को मेरा तरफ से आंतरिक संवेदना। और मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, एंड उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। सबसे पहले जो टेक्निकल चीज़ में जाने का पहले, एयरक्राफ्ट जब स्टार्टअप हुआ तो कुछ बेसिक चीज़ है। पहला, वहाँ उस टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, मतलब कोई ज़्यादा प्रेशर में नहीं था। देयर वाज एम्पल टाइम फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट्स टू परफॉर्म उसका काम ठीक से कर पाए। रनवे लास्ट चेक जो होता है टेक अप का पहले, पायलट का एक ड्यूटी रहता है, कॉकपिट चेक बोलते हैं उसको, वो करीब 2-3 मिनट लगता है। सो दैट मीन्स देयर वाज टाइम एंड दे यूज द फुल रनवे ऑफ द full length of the runway. Went up to the beginning of the runway and initiated takeoff, and flight takeoff direction भी सही direction में था। जो wind था 250 डिग्री 7 knots and 230 डिग्री में टेक ऑफ किया, which is absolutely as per rule perfect। तो यहाँ तक तो ठीक है और सब कुछ ठीक था, इसीलिए पायलट टेक ऑफ थ्रस्ट अप्लाई किया। एंड जहाँ पे दिख रहा है कि एयरबोर्न हुआ है, एंड एयरबोर्न जब हुआ है तो एयरक्राफ्ट का ग्राउंड रडार मैं एक बार कृष्ण मित्रू जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिला है और मैं पब्लिक सेंटिमेंट्स पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, तो कई लोग ऐसा लिख रहे थे कि क्या इंजीनियरिंग ऐसी नहीं की जा सकती इन विमानों की कि ब्लैक बॉक्स की तरह ही विमान बना दिए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जानकारी में है विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सब कुछ तबाह हो जाए, उसका ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान में भी वो सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके के पब्लिक सेंटिमेंट थे कि अब हम AI की दुनिया में आ गए हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि विमानों को भी उसी आधार पर उसी तरीके से तैयार किया जाए जैसे ब्लैक बॉक्स बनता है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि टुडेज टेक्नोलॉजी इज लेवल ऑफ योर इमेजिनेशन। आप कहां तक क्या सोच सकते हैं वहां तक आप जा सकते हैं AI वगैरह के साथ। जी। आप देखिए, अगर स्पेसक्राफ्ट जो बनते हैं उनकी टॉलरेंस कितनी होती है, लेकिन उनकी भी इम्पैक्ट टॉलरेंस जो होती है ना, वो कुछ हद तक पॉसिबल होती है। आज की टेक्नोलॉजी में एविएशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट एंड पावर टू बी जनरेटेड, इसका संतुलन बनाने के लिए। हम पावर इतनी आज जनरेट नहीं कर सकते कि जितना वज़न लाइक इस 787 का ड्रीमलाइनर का था,
उतना वो उठा सके। टेक्नोलॉजी यहाँ तक चली गई है कि पहले कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने के लिए हमें 4 इंजन की ज़रूरत होती थी। 2 इंजन एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट कुड नॉट क्रॉस अ कॉन्टिनेंट, उसके लिए हम 4 इंजन इस्तेमाल। आज वो टेक्नोलॉजी बढ़ा के 4 इंजन से हम 2 इंजन तक आ गए। और ये जो 2 इंजन हैं, इसी के ड्रीमलाइनर की अगर आप देखें तो टेक ऑफ पे अगर एक इंजन फेल हो जाए तो ये हवाई जहाज आपको 15,000 फुट तक ले जा सकता है ऑन सिंगल इंजन। इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ गई है। टाइम आएगा जब आपका भी सपना पूरा होगा। ये मुझे लगता है ये हम सभी का सपना है। चलिए इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी आते हैं। संगीत रागी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के बड़ी आलोचना हो रही है। विपक्ष आलोचना कर रहा है कि उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है ये बयान सही है लेकिन गलत समय पर दिया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार आप क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए जब आलोचना करते हैं तो हम उसमें एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, छिद्रान्वेषण, मीन मेख निकालना। उनके कहने का आशय था कि ये दुर्घटना है, अब इसे तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन साथ में जुड़ा हुआ शब्द था कि जो रिस्पांस टाइम था डिसास्टर मैनेजमेंट का, वो यूनिट बहुत अच्छा काम किया। हमारे पास वक्त नहीं था, कोई नहीं बचा तो उसमें 241 लोग मर गए। तो इसलिए फास्ट रेस्पॉन्स रहा, इसलिए जो मैंने पवन खेड़ा जी का बयान देखा, ये एक राष्ट्रीय क्षति है। और राष्ट्रीय क्षति में जिसमें सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि सरकार की कोई गलती हो इसमें, या प्रशासन की कोई गलती हो, ऐसे में इन शब्दों को पकड़ करके और उसको डिस्टॉर्ट करके उसका अर्थ निकालना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को कहते हैं ये हताशा की राजनीति। लेकिन संगीत रागी, ये भी आपने ओपी तिवारी जी को सुना होगा, ये जो ड्रीम लाइनर है, जो बोइंग का विमान है, ये इससे पहले इसका इतिहास देखेंगे अगर आप, तो 8 बार तकनीकी खामियों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। जी, ऑन ग्राउंड जी, ऑन ग्राउंड। तो अब ऐसे में इस पर रिलाय करना, अब इसमें कहीं ना कहीं एविएशन मिनिस्ट्री की तो जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें लपेटे में आती है। तो ये कहना, इसको खारिज कर देना कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देखिए, एविएशन मिनिस्ट्री आज के दिन में रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। वो आपको मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आज के दिन में ये मिनिस्ट्री का नहीं है। यदि ये जानकारी, मुझे लगता है कि ये सब एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। मंत्रालय आज के दिन में रेगुलेट करती है, नियमों को रेगुलेट करती है, लेकिन जो डे टू डे ये इंजीनियरिंग में यदि फॉल्ट हुआ है तो ये जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट का ये फॉल्ट हो सकता है, या फिर जो पायलट है उनसे गलती हुई हो सकती है। इसमें सरकार पर तोहमत फेंकना, मुझे लगता है कि ये सरासर नाजायज है। एक दूसरी बात, ड्रीम लाइनर, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके पास ऑप्शंस भी लिमिटेड ही हैं। आप कहाँ से खरीदने जाएंगे? आप फ्रांस का एयरबस आप खरीदते हैं, आप जो है वो जर्मनी से खरीद सकते हैं, और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीद रहे हैं। आज के दिन में भी ड्रीम लाइनर ऐसा तो नहीं है कि भारत अकेले उड़ा रहा है, अमेरिका भी उड़ा रहा है, पूरी दुनिया में कम से कम हजारों ड्रीम लाइनर्स आज के दिन में उड़ रहे हैं, और आज से नहीं, कोई 12 साल से उड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसमें मुझे लगता है कि आप अच्छी से अच्छी कार भी आप लेते हैं तो उसमें भी फॉल्ट आता है। तो 5 कार में यदि 10 कार में यदि फॉल्ट आ जाता है तो आप ये कहें कि पूरा सिस्टम ही खराब हो गया हो, मैं इसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल आप कार का, मैंने आप कंपनी का आप कार ले लीजिए, उसमें भी तो फॉल्ट हो रही है सर। मैं कह रहा हूं फेल होते हैं। ठीक है, मैं संगीत रागी आपके पास लौटूंगा। ओपी तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए, फिर मैं प्रशांत रायकवाड़ का रुख करता हूं। देखिए, जिस तरह एक्सीडेंट, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, एक्सीडेंट तो होने। देखिए, एयरफोर्स में वी गॉट ए फ्लाइट सेफ्टी, वहाँ पर हम डिटरमिन करते हैं, और ये किया जाता है कि इतने हजार घंटे के बाद, स्टडी किया जाता है कि इतने हजार घंटे के बाद एक एक्सीडेंट हुआ है। तो एंटीसिपेट किया जाता है कि भाई 4000 घंटे पे एक होता है, तो 8000 घंटे होने वाले तो हो सकता है। ये सब स्टडीज वर्ल्ड वाइड चलती रहती है। ये जो होना है तो होगा ही। 1200 एयरक्राफ्ट हैं, 2011 से आए हुए हैं, तो इसको ब्लेम करना तो मेरे ख्याल से गलत है, बिकॉज एक्सीडेंट्स हैज टू हैपन। किसी भी जहाज पे हो, कोई भी जहाज हो, एक्सपर्ट्स और जानकार ये मानते हैं प्रशांत रायकवाड़ जी के इस मामले में सरकार को ब्लेम करना गलत है, इस मामले में मशीन को भी ब्लेम करना गलत है। तो फिर क्या, अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है सरकार पर, गृह मंत्री के बयान पर, तो क्या इसका यह मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस दुर्घटना पर, इस हादसे पर?
अनुराग जी, धन्यवाद मुझे इस पैनल में चर्चा में शामिल करने के लिए। सभी को नमस्कार जी। और कल इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जितनी भर्त्सना की जाए और जितनी निंदा की जाए उतने कम है। सभी एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था और बहुत ही तर्कशील बात कर रहे थे। बस उसमें एक बात खाली मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो पवन सर के ट्वीट के बारे में संगीत जी ने, आदरणीय संगीत जी बड़े भाई हैं और उनकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। उन्होंने बोला कि वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अनुराग जी, आप मुझे ये बताइए, जब आप आउटसोर्स कर देंगे, जब आपने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया, तो आपने बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली आपने बता दिया कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर आप मुझे बताइए कि हमको नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्यों चाहिए? हमें एक केंद्रीय मंत्री क्यों चाहिए? और वो केंद्रीय मंत्री इस दुर्घटना से पूर्व तो इस सरकार में कोई मंत्री प्रथम बात तो दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, दुर्भाग्य से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बाकी हजारों विमान तो उड़ रहे हैं, सुचारू रूप से उड़ रहे हैं। तो एविएशन मिनिस्ट्री तो इसलिए चाहिए सर हमें। मेरी बात समाप्त हो जाएगी, मैं बिल्कुल पेशेंस से आपकी बात। जी नहीं, बिल्कुल पूरी कीजिए आप जब तक बात पूरी नहीं करेंगे दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा नहीं। बोलिए जी। तो अनुराग जी, इस दुर्घटना के बाद वहां पे नायडू जी पहुंचे और उन्होंने अपना एक वीडियो बनवाया, जैसा कि रील के माध्यम से मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, और बाकायदा उसमें एडिट और सब कुछ कट और उसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, सब कुछ है। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना ये हुई कि जब भारत सरकार का डीजीसीए की तरफ से एक अधिकारी आकर के भारत की जनता को जानकारी दे रहा था कि ये दुर्घटना हुई है, तो वो मुस्कुरा रहे थे। आप मुझे बताइए कि क्या ये मुस्कुराने की बात है? पहली बात। दूसरी बात के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। कोई भी फ्लाइट, मैं भी बहुत बार फ्लाइट्स में गया हूँ, चलता रहता हूँ, एंड आई एम आल्सो एन एमबीए। कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो टेक ऑफ पे उसका वेट एंड प्लस दी काइंड ऑफ वेलोसिटी विच इज बीइंग कैरीड, उसकी बेसिस पे अबॉर्ट वाला जो ऑप्शन बता रहे थे ओपी तिवारी जी या कोई आपके एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे, वो एकदम सही कह रहे थे कि पायलट का कॉल होता है कि अगर आप सेफली आप एयरबॉर्न हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या इंजन में तो आप पायलट का कॉल है। और एक इंटरनेशनल फ्लाइट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंजन चेक होता है, फ्यूल चेक होता है, डिस्टेंस कितना है, उसके टायर चेक होते हैं, लैंडिंग गियर चेक होता है, एंड उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेक होता है। तो एनवायरनमेंट में अगर बर्ड हिट का बात पहले क्लियर हो जाएगी, तो एडीसी से कल्याण सर बैठे हुए थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आसपास चेक होता है कि नहीं होता है कि एयरबॉर्न होने से पहले वहां पे पक्षी है कि नहीं है, चेक होता है कि नहीं होता है कि कोई इनकमिंग फ्लाइट उस रनवे पे तो नहीं उतर रही है, चेक होता है कि नहीं होता है कि एयरबॉर्न होने से पहले फ्यूल कैपेसिटी इंजन की कितनी है। तो ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, और ये कह करके किनारे हो जाना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना कि ये तो दुर्घटना थी, बिल्कुल दुर्घटना थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो सरकार की है। सरकार के नीचे नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, डीजीसीए, जो पूरे देश के अंदर सारे विमानों को, चाहे वो निजी सेवाओं के हो, चाहे वो अब तो सरकारी कोई बचा नहीं, तो उनको नियमन चलाते हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आपको मैं एक इतिहास का तथ्य बता देता हूँ। 1999 में रेल दुर्घटना में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। ये सरकार तो अकाउंटेबिलिटी लेती नहीं, तो इस्तीफे की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। और बाकी आपने बता ही दिया कि ब्लैक बॉक्स मिला है, अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार उस ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली जानकारी और होने वाली जांच की प्रक्रिया को देश की जनता के सामने कायदे से रखेगी। धन्यवाद। ठीक है, आपकी बात का यहाँ बहुत सारे लोग जवाब देना चाह रहे हैं। संगीत रागी जवाब देना चाह रहे हैं, कृष्ण मित्रू जवाब देना चाह रहे हैं। जी, एक लाइन संगीत रागी बोलिए, फिर मैं राकेश जी का रुख करता हूँ। देखिए, यूपीए 1 और यूपीए 2, इन दोनों के दरमियान भी एयर दुर्घटनाएं हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, बम विस्फोट हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उसके किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। शिवराज पाटिल को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा था, कपड़े बदलने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, राकेश उपाध्याय, मैं कृष्ण मित्रू जी आता हूँ। अच्छा कर दे, 10 मिनट 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दिया, किस बात पे? रेलवे पे, रेलवे एक्सीडेंट। वो रेलवे एक्सीडेंट किसका था? रेलवे किसकी थी? सरकार की थी। हेड कौन था उसका? सरकार थी। यहाँ पे एयरलाइंस प्राइवेट कंपनी है, तो सरकार इस्तीफा देगी? ये तो बात समझ नहीं आएगी। चलिए ठीक है, राकेश उपाध्याय जी, सवाल ये है कि नायडू जी का जिक्र किया, सरकार के उन प्रतिनिधियों का जिक्र किया जो वहां पर जा रहे थे और म्यूजिक लगा करके उन्होंने अपनी संवेदनाओं को और एक तरीके से उसकी रील बना के, म्यूजिक बना करके हंसते हुए चेहरे जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरीके से घटनास्थल पर जाकर के रील बनाना, म्यूजिक डालना, ये संवेदनहीनता है, या इस हादसे पर सवाल उठाना और ये कहना कि गृह मंत्री संवेदनहीन है, ये राजनीति है? देखिए, हादसों पर राजनीति ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक
ट्रांसपेरेंट वे में जांच होनी चाहिए, हो रही है। उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है एक्सपर्ट बता रहे हैं, कोई भी स्पष्ट रूप से अभी भी बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या एक रियल वजह रही होगी। राजनीति अपनी जगह है, हादसे, रेल हादसे छोड़ दीजिए, अगर विमान हादसों की बात करेंगे तो 1950-51 में लगातार दिल्ली कराची रूट पर 2-2 विमान लड़े हैं। चरखी दादरी में 2-2 इंटरनेशनल बहुत विभत्स फ्लाइट्स बिल्कुल आकाश में ही लड़ गई। और अभी हमने मंगलुरु का 2010 में देखा था। और हम और क्या बात करें, दिल्ली के ही आसमान में नौसिखिए पायलट जो एक पॉलिटिकल पार्टी की फैमिली से जुड़े हुए थे, देश के बड़े नेता थे, वो जब चाहे तब अपना चार्टर प्लेन लेकर के उड़ने लगते थे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में मैं स्टडी कर रहा तो तभी मुझे रेफरेंस आया कि उस चार्टर प्लेन में पायलट ने मना किया, लेकिन फिर भी 2 चक्कर, 4 चक्कर, 3 चक्कर और वो गिर पड़ा। हादसा हुआ सफदरजंग एयरपोर्ट पर और संजय गांधी की दुखद मृत्यु हो गई। तो ये तो चल रहा है। कितने मुख्यमंत्री हमने देखे, हमने जीएमसी बालयोगी को एयर क्रैश में मरते देखा हेलीकॉप्टर में, हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी को देखा है, अरुणाचल के सीएम, उनका तो हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया 4 दिन में, इसी जी न्यूज में था, प्रोड्यूसर था, 4 दिन हम खोजते रहे कहाँ गए खांडू साहब। तो ये तो चल रहा है। अब इस पर पॉलिटिक्स करना ये थोड़ा दुखद है। माननीय गृह मंत्री गए, अरे तुरंत पहुंच गए, पहलगाम भी हादसा हुआ, आतंकवादी अटैक हुआ, तुरंत पहुंचे। प्रधानमंत्री बिल्कुल सारा काम छोड़कर सुबह पहुंच गए। एक बात मुझे केवल इसमें कहनी है, हमने अभी पाकिस्तान के आसमान पर कहर बरपाया है। जैसे मोहम्मद से लेकर के पाकिस्तान के तमाम टेरर कैंप हमने ध्वस्त किए। उससे इसका क्या मतलब? मैं बता रहा हूं, वही कहनी है मुझे। ये जो हादसा हुआ है ये गुजरात के आसमान में हुआ है, ये मुझे खटक रही है बात। अच्छा। और पायलट को इतना भी मौका नहीं मिला, मैंने उस नक्शे को देखा है, अगर वो जरा सा टिल्ट करता वायु अपना विमान तो साबरमती नदी की ओर भी ले जा सकता था, जंगल पर भी गिरा सकता था। लेकिन उसके पास तो 20 सेकंड 10 सेकंड मेडे कहने के अलावा कोई सेकंड ही नहीं था। और वो विमान दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक हॉस्टल मेस के ऊपर, मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिर गया। 20 डॉक्टर हमारे जो उदीयमान डॉक्टर थे चले गए। गुजरात के आसमान में यह हादसा हुआ, ये कहने से आपका क्या मतलब? कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार का जियो स्ट्रेटेजिक वॉर और एक तरह से वॉरफेयर चल रहा है दुनिया में, उसमें इन संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते कि स्लीपर सेल जो है अपने काम में लगे हुए। ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी बुद्धि में नहीं घुस रही है बात कि फ्यूल जो है इंजन तक पहुंच नहीं रहा है, इंजन अचानक बंद हो रहा है और 30 सेकंड में पायलट के सामने समस्या आ रही है कि हम मरने जा रहे हैं। अभी पता नहीं कि फ्यूल इंजन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, अभी ये अटकल है, अभी तो कोई कारण सामने आया नहीं। ठीक है, ये भी संभावना है। मैं अनंत विजय का रुख करूं, उससे पहले प्रदीप भाटी, फिर राजनीति की गुंजाइश कहां से नजर आ गई विपक्ष को, जब अभी कोई फैसला हुआ नहीं, अभी कारणों का पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता, अभी केवल देश गमगीन है, सदमे में है, लेकिन विपक्ष राजनीति पर उतारू हो गया? धन्यवाद अनुराग जी। पहले तो जो भी ये दुर्घटना हुई है इसके लिए जितना शोक, पूरा देश शोकफुल है और मेरी पार्टी की तरफ से और हम सब लोग इसमें संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जो लोग परिजनों, जिनके परिजन लोग मृत्यु हो गई है और साथ में जो घायल लोग हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। पहली बात, राजनीति इसके ऊपर विपक्ष की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कोई राजनीति करी गई है। विपक्ष ने सिर्फ ये कहा है कि इसकी एक डिटेल रिपोर्ट आनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग कैसे ये सब हुआ, ये मृत्यु कैसे हुई लोगों की, ये सब की डिटेल एक रिपोर्ट आनी चाहिए, कैसे हादसा हो गया। इसमें कोई राजनीति मुझे नहीं लगता। ये तो जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, आप मंगलोर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे भी 159 लोगों की मृत्यु हुई थी एक विमान दुर्घटना में, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने यही सवाल पूछे थे। आपकी वही सवाल पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस्तीफे की बात की, उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि इस सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर इससे इस्तीफे की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्या ये राजनीति नहीं है? नहीं, 2014 के बाद एक बदलाव जरूर आया है कि उससे पहले एक
जितने जो मंत्री होते थे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, इस्तीफे की पेशकश करते थे, चाहे वो इस्तीफा उसके प्रधानमंत्री जी ले लें, एक्सेप्ट कर लें या नहीं करें, वो उनके ऊपर था। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतने लोग हताहत हुए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हुई है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मेरी, मेरे डिपार्टमेंट की है। अब चाहे ट्रेन हादसे हो जाएं, आतंकवादी हमले हो जाएं, चाहे आपके जाके कोई आतंकवादी हमारे घर इतना अंदर तक घुसा है, चाहे प्लेटफॉर्म पे मृत्यु हो जाए, चाहे किसी तरह की कोई घटना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सरकार ने ना ली है ना वो लेने की मंशा रखती है कि वो मादा ही नहीं रखती कि उस तरह से वो ये कह सके कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मंत्री के रूप में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं इस्तीफा की पेशकश करता हूँ। बेंगलुरु में भी जब हुआ हादसा, पटेल साहब ने इस्तीफा पेशकश करी, मनमोहन सिंह साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो आप ये कहें कि इसमें राजनीति है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही थी उस समय में? आप सवाल पूछना भी इस देश में इतना तो मतलब एविएशन मिनिस्टर इस्तीफा देते और कि हम हर बात को एविएशन मिनिस्टर इस्तीफा देते और प्रधानमंत्री इनकार कर देते कि नहीं मैं इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा, तो आप खुश हो जाते। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर होता है। हाँ। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। मनमोहन सिंह जी के ऊपर था ना, उन्होंने मंजूर कर दिया। बहुत से ऐसे मंत्री हुए इस्तीफा जिन्होंने एक्सेप्ट किया गया, अभी उदाहरण दिया जा रहा था कि इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पहले भी रहे हैं कि एक्सेप्ट किया गया। लेकिन आप ये कहें कि नहीं मैं तो कुछ हो गया देश के अंदर और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, आतंकवादी अंदर घुस गए लेकिन गृह मंत्री जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मस्ती है, आतंकवादी अंदर घुस गए, उसके बाद फिर आतंकवादी जहां से आए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? आतंकवादी अंदर घुस गए, जिम्मेदारी नहीं ली होती तो फिर आतंकवादी जहां से आए थे वहां का इतना बुरा हाल कैसे किया होता? कैसी बात? अगर आतंकवादी वो आपने ढूंढ लिए हो, अगर उनके आपको पता है दिया गया 9/11 तो हमें भी बताइएगा, या माननीय गृह मंत्री जी ने इसमें इस्तीफे की पेशकश करी हो कि मेरे रहते हुए देश में हमारी बहनों का सिंदूर लुट गया, सिंदूर मिट गया, उस पे मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि उसका इन्होंने आतंकवाद की बात की, माननीय प्रधानमंत्री का प्रदीप भाटी ने कि वो क्या सोचे। प्रदीप भाटी ने आतंकवाद की बात की और कहा वो 4 आतंकवादी पकड़े गए क्या, तो मैं बहुत काबिल प्रवक्ता मानता हूं समाजवादी पार्टी का प्रदीप भाटी जी। और आप जानते होंगे कि अमेरिका में ट्विन टावर अटैक के 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ढूंढ पाया था, 10 साल के बाद। तो अभी आप वो 4 आतंकवादी ढूंढने की बात कर रहे हैं, वो 4 आतंकवादी भी सामने आ जाएंगे और उनके कटे हुए सिर भी आपको दिखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अब अनंत विजय का रुख करता हूं मैं सवाल, मिल गए क्या? ठीक है, मैं यही सवाल अनंत विजय से करता हूं। अनंत विजय, सरकार क्या 2010 में हुआ था वो बात सही नहीं, कंपैरिजन ऐसा बहुत बार पहले भी इस देश के अंदर हुआ है और जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उन मंत्रियों ने ली है और इस्तीफा दिए हैं उन मंत्रियों ने। और बात सिर्फ इस्तीफे पे नहीं रुकती है, क्या कि जो लोगों की मृत्यु हुई है उससे वो लोग वापस आ जाएंगे इस्तीफा देने से। एक आदमी आप अपनी ये दिखाते हैं कि और आप ये गारंटी देते हैं कि कोई इस्तीफा दे देगा तो फिर दोबारा विमान हादसा नहीं होगा। प्रदीप भाटी संवेदनाएं उसके रूप में आप पेशकश करते हैं और अगर प्रधानमंत्री जो लगता है कि उसमें गलती है मंत्रालय की तो एक्सेप्ट भी। प्रदीप भाटी, मैं कल रात खुद नहीं सो पाया, मैं इतना द्रवित रहा इस पूरे विजुअल्स को देख करके। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते, इस्तीफा देने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे दिन फिर कोई विमान हादसा नहीं होगा, ना हो, कभी ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। अनंत विजय, अगर सरकार में अगर ठीक है, अगर जबरदस्ती तो छीन नहीं सकता, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे अपने मंत्री का इस्तीफा लेना तो कौन लेगा? ठीक है, अगर प्रधानमंत्री के मंत्री अनंत विजय इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या इस बात का यह मतलब है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? ये दरअसल विपक्ष के पास अब पिछले दिनों से उन्हें समय के साथ चलना और समय को समझना, इन दोनों में थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1991 के बाद से देखिए तो जिस प्रकार से स्थितियां बदली और जिस प्रकार से हम निजीकरण की ओर बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में वो सोशलिस्ट माइंड बेंट ऑफ माइंड चलता है कि जो सोशलिज्म के जमाने में जो सब धारणाएं अवधारणाएं बनाई गई थी उसी का पालन किया जाए। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था तो अब निजीकरण होने के बाद भी उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि स्थितियों को समझते हुए इस प्रकार की मांग की जानी चाहिए। और अभी तो ब्लैक बॉक्स बरामद होने के पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। ये ठीक नहीं है। एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह विपक्ष को व्यवहार करना चाहिए। और मैं तो ये अपेक्षा विपक्ष से भी करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने नायडू साहब के खिलाफ माहौल बनाया, वो म्यूजिकल उनका जो रील था वो बहुत सही आरोप लगाया उन पर कि ये समय नहीं था कि मंत्री रील बना के चलाते और उनके, लेकिन
ये कहना कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये इस समय राहत बचाव इन्वेस्टिगेशन जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अफसर वहां लगे हुए हैं, उनको कौन गाइड करेगा? क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये तो मंत्री के अंदर ही काम करता है और कल से वो काम कर रहा है। 1934 के एक्ट से लेकर 2017 तक 5 बार अमेंडमेंट हुए हैं उसमें। तो अगर आप मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, इस तरह की दबाव बनाएंगे, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके इन्वेस्टिगेशन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि मंत्री इन चीजों में उलझ जाएगा और बावजूद किसी जांच के उस पर राहत कार्य के वो इस राजनीति में उलझे या पहले वो काम करे, ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए। प्रशांत रायकवार, तो फिर अब जब अभी कारणों का पता नहीं है, जब अभी जिम्मेदारों का पता नहीं है, तो फिर इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप और किसका मांग रहे हैं? एक बार ब्लैक बॉक्स खुल जाने दीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाने दीजिए कि जिम्मेदारी किसकी है। बहुत आराम से मैं सभी बातों का उत्तर दूंगा अनुराग जी, थोड़ा समय दीजिएगा जी। एक रक्षा एक्सपर्ट जी बताते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये बात जो है जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया तो फिर कैसे सरकार से पूछा जा रहा है। यही इस बात का उदाहरण है कि पिछले 11 साल में अमृतकाल में जो अभी अनंत विजय जी, आदरणीय अनंत विजय जी बता रहे थे कि निजीकरण के बाद जो है वो सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक ही जगह नहीं, एक ही समूह को नहीं मिली, सभी समूहों को मिली। लेकिन यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप जो मूल प्रश्न कर रहे थे उससे पहले मैं बता दूं कि जनरल बिपिन रावत जी सीडीएस थे जी, उनकी भी एक बहुत ही हृदय विदारक घटना में उनकी भी मृत्यु हुई थी। क्या उस मृत्यु का आज तक कोई नतीजा पता चला हम लोग को? नहीं पता चला। तीसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो बचाव कार्य होता है अनंत विजय जी, वो एनडीआरएफ करती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनएसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का, उसका केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से कोई संबंध नहीं होता बीच बचाव और राहत के कार्यों में, पहली बात। दूसरी बात, जांच जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं केंद्रीय उड्डयन विभाग के ऊपर लग रहे हैं कि उनकी, चाहे उनकी गलती से हुआ हो, चाहे एयर इंडिया की गलती से हुआ हो, चाहे एयर इंडिया के मैनेजमेंट की गलती से हुआ हो, चाहे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो वहां के लोग थे उनसे सेफ्टी प्रोटोकॉल की कोई मिस्टेक हुई हो, वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना। लेकिन जो एक्यूज्ड है अगर वही जांच का हिस्सा है तो फिर ये कैसा इंसाफ है? और संगीत रागी जी से मैं बहुत ही विनम्रतापूर्ण एक बात फिर से बोल लेता हूँ कि माननीय संगीत रागी जी, 11 साल से अमृतकाल चल रहा है, संवेदनशीलता तो आप लोग के अंदर है ही नहीं। आप तो लाल कारपेट पे श्रीनगर में जाकर मिलते हो जब 22 तारीख का हमला होता है, और उसके बाद 24 तारीख को आप उतरते हो कि से आप मधुबनी चले जाते हो क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। तो ये संवेदनशीलता है जिसपे आप बता रहे थे कि संवेदनशीलता क्या होती है और विपक्ष को क्या करना चाहिए। विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष को देश की जनता के साथ, उन परिवारों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ, उस डॉक्टर के साथ जो 6 साल से लंदन में काम कर रहा था, अपनी पत्नी को लेने आया था, उसके 3 बच्चे इस हृदय विदारक घटना के शिकार हुए। उन 20 डॉक्टर जो निर्दोष थे, जिनको पता नहीं था कि, अरे विजय रूपानी का भी नाम ले दीजिए, विजय रूपानी जी का भी नाम ले दीजिए। मैं क्यों लूं, वो भी उसमें थे। वो नहीं ले दीजिए ना। जब आप डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, बेटी का नाम ले रहे हैं, तो विजय रूपानी भी थे भाई, विजय रूपानी भी थे। ये लॉस भी तो है। मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। वो तो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो तो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनको तो और ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ पता करना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो विजय रूपानी जी बोलते जा रहे थे। ठीक है, मैं बारी बारी से जवाब लूंगा। मैं संगीत रागी आपसे जवाब जरूर लूंगा प्रशांत रायकवार की, लेकिन उन्होंने अनंत विजय का नाम सबसे पहले लिया। अनंत जी पहले आप, फिर संगीत रागी जी। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता को इन्वेस्टिगेशन के प्रोटोकॉल का पता नहीं है, और जिस प्रकार से वो बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली दूसरों पर ज्ञान देने की प्रयास कर रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैंने उस एजेंसी का नाम भी बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उसका नाम है। चाहे तो अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये एक प्रोटोकॉल के, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अंदर बनाई हुई एजेंसी है जो ये जांच करती है। इसलिए उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना और कहना कि जो एक्यूज्ड है, मतलब अभी रायकवार साहब ने किसी को एक्यूज्ड भी बना दिया, मतलब अभी ब्लैक बॉक्स मिला नहीं, स्थितियां सामने आई नहीं, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स ये एक्यूज्ड बना के और उन पर आरोप लगा दिए। ये तो विपक्ष की हड़बड़ाहट वाली जो राजनीति है, इस पर क्या ही कहा जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं, तो हम भी कोई एविएशन के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आते हैं तो स्थिति हास्यास्पद नहीं होती है। संगीत रागी।
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट और जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर होता ही है। ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है, मैकेनिकल चीज़ है, होता ही है, पूरी दुनिया में होता है। और ऐसे सवाल वो पार्टी कर रही है जिसका प्रधानमंत्री मारा जा रहा है, अपने घर में मारा गया। दूसरा प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्शन रैली में मारा जाता है। दूसरा प्रधानमंत्री मारा गया अपने घर में। इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हुए ना, वैसे ही ये भी एक प्रकार का अब मैकेनिकल फेल है, क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, इस पर मतलब राजनीति करना बहुत ही मतलब निम्न स्तर की बात सामान्यतः लगती है। और एक और बात, आज के समय में इस्तीफा देना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। आज चैलेंज के साथ लड़ना जो है वो ज्यादा बहादुरी का काम है। अभी जो है वो मैनेजमेंट करना, इस पूरे क्राइसिस को मैनेज करना। और उड्डयन मंत्रालय, मैंने फिर आपसे कहा, रेगुलेटरी बॉडी है, वो ओवरऑल पॉलिसियां तय करती हैं। ये जो मैकेनिकल फॉल्ट हो रहा है उसके लिए कोई उड्डयन मंत्रालय जिम्मेदार नहीं हो सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये चीज कोई ध्यान रखिएगा। उनकी मॉनिटरिंग होती है बार बार, डेली बेसिस पर, रूटीन बेसिस पर। वो इंटरफेयर इसमें अब उसकी फंक्शनिंग में नहीं करते हैं। ये काम अब टाटा का है, काम करना है। ओपी तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल की बात की जा रही डीजीसीए की तरफ से, ये कितना जरूरी है, इससे कितना फायदा होगा, और क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था एक रेगुलर रूटीन की तरह? कश्यप जी, ऐसा होता है, देखिए नॉर्मल रूटीन है ना, कई 500 आवर्स, 1000 आवर्स, 1500 आवर्स चेकअप होता रहता है। लेकिन जैसे ही जब डाउट हो जाता है कि इंजन तो बहुत बड़ा पार्ट है, जब पता चल जाएगा कि इंजन का एक पार्ट फेल हुआ है, तो पूरी फ्लीट में जितने भी जहाज है एयरबोर्न होने के पहले सब चेक किया जाता है। ये हमारे एयरफोर्स पे भी होता है। जब भी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे एब्रो में हुआ या किसी मिग में हुआ, तो एंटायर को ग्राउंड कर देते हैं जब तक सर्टिफाई नहीं हो पाते हैं कि इस इंजन में ये जो चेक कर रहे हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। लेकिन रूटीन बेसिस पर अनुराग करना मुश्किल है काम। रूटीन तो मैन्युफैक्चरर ने बना रखा है कि इतने में आप ये चेक कीजिए, उतने में ये चेक कीजिए। नाउ दैट इज गिवन, वो जो कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने सीरियसली कर रहा है, कितने सिंसियरली कर रहा है। इंडिविजुअल के ऊपर तो हम डिपेंड करते ही हैं, लेकिन भगवान भरोसे भी काम चलता है, कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग, बिकॉज चेक, काउंटर चेक, उसके बाद दोबारा चेक होता है। अगर कोई ओवरलुक कर रहा है तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरीके के जो डीजीसीए के इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस तो उसी को फॉलो कर रहे हैं कि नाउ एयरक्राफ्ट डाउन हो गया है। अब इसे कोरिलेट किया जाएगा कि जितने भी इंजन में समस्या हुई है ड्रीमलाइनर में, ऑल ओवर एयरफोर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे इंसिडेंट्स निकालने पड़ेंगे और कहां किस पार्ट में हुई है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उसको चेक अत्यंत आवश्यक है कि डीजीसीए का ये जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत क्लियर है एंड वेरी गुड है एंड इट इज वेरी नाइस। इसमें हो सकता है कि इस तरह का इंसिडेंट जो जल्दी में हो जाए। नॉर्मली किसी भी इंजन को जवाब देने में, मतलब कि बंद होने में, एयरक्राफ्ट में मित्रों से एग्री करेंगे, कुछ इंडिकेशन पहले से आने लगते हैं। जब एक जहाज का फ्लाइट करो, इंडिकेशन पहले आने लगते हैं। दिल्ली से उड़कर अहमदाबाद गया था तो जाहिर सी बात है कोई इंडिकेशन इसने दिया होता अगर इस तरीके की इंजन में खराबी के संकेत होते। तो सवाल ये कि रूटीन चेक्स तो होते ही हैं विमान की तकनीकी खामियों को लेकर के। अब इस घोषणा के बाद क्या फर्क पड़ जाएगा जो डीजीसीए ने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के तहत ड्रीम लाइनर्स के चेकिंग की बात की है, बोइंग के चेकिंग की बात की, जहां जिस पार्ट्स के कोलैबोरेट किया जाएगा। सवाल अच्छा सॉरी जी, ऐसा है कि ये रूटीन जॉब है। कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे तिवारी साहब ने कहा कि ये होगा, चेक्स होने चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में सब जहाज़ों पे चेक होंगे, क्योंकि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पे एक एडवांस एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो गए। दिस इज अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इम्पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि पॉसिबल हुआ, इसलिए मैं कहूँगा कि दिस इज इम्प्रॉबेबल, लेकिन हुआ। अब हमें ये देखना है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। उससे पहले राजनीति या अपना अटकल लड़ाना कि ऐसे हुआ और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। राकेश उपाध्याय जी, एक आखिरी कमेंट। देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आज 60 साल हो गए, और अगस्त सितंबर में युद्ध खत्म होते ही 10 दिन बाद पाकिस्तान की एजेंसी ने मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता हवाई जहाज से जा रहे थे, पूरे जहाज को गिरा दिया, मारे गए सब के सब 1965 में। मैं ये कोइंसिडेंस कह रहा हूं केवल, ये घटना इतनी आसान भी नहीं जितनी देखने में लग रहा है कि टेक्निकल ही मामला है।
ये कुछ भी हो सकता है। आप एक वॉर की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए अनुराग जी, इससे हमें बिल्कुल पेंट मत करिए, कोई राजनीति हम कर रहे हैं, हमने बिल्कुल इसमें कोई राजनीति करी। लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री को भी देखिए कि जब वो ब्रिज कोलैप्स होता है कलकत्ता के अंदर, तो वो ये कहते हैं ये भगवान ने ही संदेश दिया है, अब टीएमसी को आप यहाँ से हटाइए। उसमें भी लोग हताहत हुए थे, उसमें भी मृत्यु हुई थी लोगों की। लेकिन हमें किसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहिए, और पूरा विपक्ष वैसे भी इस चीज को लेकर बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। इस्तीफा मांगना गलत नहीं है, लेकिन कसूरवार साबित होने पर इस्तीफा मांगा जाए, ये पता चले कि हादसे की वजह क्या थी, उसके बाद उस जिम्मेदार पर सवाल उठाया जाए, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है राजनीति में। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर आप इस्तीफा मांगते हैं और संवेदनाएं प्रकट करते हैं, तो वो गलत चीज है, वो गलत प्रैक्टिस है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।